गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? चलिए जी, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन की है और डेफिनेशंस को ही कंटिन्यू करते हैं अभी। आज के जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है ये हमें समझना है। देखिए, एंडोर्समेंट डेफिनेशन को एक्ट के अंदर एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एंडोर्समेंट डेफिनेशन है उसे एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या बनता है? ये कह रहा है कोई भी मैसेज, कोई भी ओरल स्टेटमेंट या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कुछ शो कर रहे हो, या फिर किसी इंडिविजुअल, उस एडवर्टीजमेंट में किसी इंडिविजुअल का कोई नेम, सिग्नेचर या इनसे मिलता जुलता कोई और भी चीज जिससे आप किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के अंदर। थर्ड केस दिया हुआ है किसी एंटिटी का, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम या उस एंटिटी की कॉमन सील शो कर रहे हैं, किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। इस चीज को हम बोलेंगे एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट के अंदर तीन चीज कवर है और एंडोर्समेंट हम पढ़ रहे हैं एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कवर क्या क्या होगा? फर्स्ट, कोई मैसेज, कोई ओरल मैसेज या कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ दिखाना एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उसको हम एंडोर्समेंट बोलेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था किसी इंडिविजुअल का नेम, किसी इंडिविजुअल को शो करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना। अगर हम ऐसा एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी एंडोर्समेंट में आएगा। थर्ड लिखा हुआ है किसी एंटिटी का, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम, कॉमन सील शो करना एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो चीज भी एंडोर्समेंट में कवर की जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी क्या होती है? एक्सप्रेस का मतलब बताई गई है, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब बताई गई है, चल के बताई गई है, चाहे वो बोल के बताया गया है, चाहे लिख के बताया गया है। वारंटी का मतलब प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, या फिर अफर्मेशन, विश्वास दिलवाया गया है। जैसे कि हम मार्केट से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो जो सेलर हमारा होगा जिससे हम गुड्स परचेज करेंगे, वो हमको चल के बताता है कि गुड्स की वारंटी वगैरह क्या है। हमको विश्वास दिलवाता है कि इतने टाइम में अगर आपका गुड खराब हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो या फिर रिपेयर करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके अफर्मेशन के बेस पे, उसके प्रॉमिस के बेस पे हम वो गुड्स परचेज कर लेते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक आपको उस गुड्स को रिप्लेस करवाने का या रिपेयर करने का राइट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उस चीज को हम बोलते हैं वारंटी। और वो वारंटी सेलर दे रहा है, या तो बोल के बता रहा है या फिर लिख के बता रहा है, तो उसको हम बोल देंगे एक्सप्रेस वारंटी। अब इसमें क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। एक्सप्रेस वारंटी मीन्स एनी मटेरियल स्टेटमेंट, मतलब कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का विश्वास दिलवाना, प्रॉमिस करना, और डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग टू गुड्स और सर्विस। अब कह रहे हैं कि जो वारंटी है वो गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है। वारंटिंग दैट इट कंफर्म्स टू सच मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन, प्रॉमिस और डिस्क्रिप्शन एंड इंक्लूड्स। और कह रहे हैं कि साथ ही साथ वारंटी में क्या क्या आएगा? अगर आपको किसी बल्क गुड परचेज करने के बदले में सैंपल दिखाए गए हैं, किसी गुड को परचेज करने का, मान लो मोबाइल परचेज करना है, उसका मॉडल, उसकी डम्मी दिखाई गई है और ऐसा बताया गया है कि जैसा मॉडल है, जैसी डम्मी है, एग्जैक्टली वैसा ही बॉक्स के अंदर फोन है। या किसी पर्सन को बल्क में गुड्स परचेज करने हैं, तो बल्क में गुड्स परचेज करने से पहले उस पर्सन ने क्या किया? सैम्पलिंग के बेस पे गुड्स को चेक किया, ठीक है। और जो बल्क गुड्स होंगे, जो सेलर है वो क्या बोल रहे हैं कि जो बाकी गुड्स होंगे जो बल्क में है वो बिल्कुल एज इट इज सेम के सैंपल के जैसे हैं, ऐसा सेलर बोल के बता रहा है किसको? बायर को। तो वो चीज भी वारंटी में कवर की जाएगी। क्योंकि अब देखो, अगर हमने, मुझे मान लो एक नया मोबाइल फोन परचेज करना है, तो मैं किसी मोबाइल के शोरूम पे गया, जो फोन मुझे पसंद आया उसकी मैंने डम्मी देख ली, ठीक है। डम्मी दिखा करके सेलर मुझे क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा ही फोन आपका बॉक्स में होगा, इसी कलर का। अब जब मैंने बॉक्स ओपन किया, उसमें मान लो दूसरे कलर का फोन था और मुझे चाहिए जो डम्मी पे कलर है उसी कलर का फोन चाहिए, तो मैं उसको रिप्लेस करवा सकता हूँ या रिटर्न कर सकता हूँ। तो उस चीज को हम बोल रहे हैं एक्सप्रेस वारंटी। तो जब भी एक सेलर अपने बायर को प्रॉमिस करता है, विश्वास दिलवाता है
किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन के बेस पे गुड्स परचेज करते टाइम पे या सर्विस रिसीव करते टाइम पे उन सब बातों को, उन सब इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे सर? वारंटी बोलेंगे। ठीक है। और वो वारंटी जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है, वो बोल के भी हो सकती है और लिख के भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ हार्म। हार्म का मतलब क्या होगा वो समझते हैं। हार्म इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अब देखो, हार्म पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है वो पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हार्म हमको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है पहले वो समझते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर। ये कह रहा है कि जिसने प्रोडक्ट बनाया, जिसने गुड बनाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जिसने गुड सेल किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसमें सर्विस भी कवर है। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स भी आएंगे उसके अंदर और सर्विस भी कवर होगी। टू कंपनसेट फॉर एनी हार्म caused to a consumer by such defective product manufactured or sold or by deficiency in services regarding thereto। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या बनेगा? प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मैन्युफैक्चरर की या फिर सेलर की। और किन में डील कर रहा है पर्सन? चाहे पर्सन गुड्स में डील कर रहा है, चाहे पर्सन सर्विस में डील कर रहा है। जो बंदा सर्विस दे रहा है या जो बंदा गुड्स सेल कर रहा है, उसके जिम्मेवारी बनती है कि जो गुड्स वो बेच रहा है या जो सर्विस वो दे रहा है, वो गुड्स हर एक डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए। और जो बंदा सर्विस दे रहा है, उसकी सर्विसेज हर एक डेफिशिएंसी से फ्री होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव है या जो सर्विस दी गई है वो उनमें डेफिशिएंसी है और उनकी वजह से किसी कंज्यूमर को कोई हार्म पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो फिर उसको उसके बदले में जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? क्लेम लेगा। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या बना? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसकी बनती है? मैन्युफैक्चरर की बनती है या सेलर की बनती है या सर्विस प्रोवाइडर की बनती है। कि जो पर्सन है, अगर वो गुड्स में डील कर रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि वो डिफेक्टिव गुड्स ना सेल करे। कोई सर्विस दे रहा है पर्सन, तो उसकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेफिशिएंसी वाली सर्विस प्रोवाइड ना करे। उससे क्या हो सकता है? उससे कंज्यूमर को हार्म, नुकसान पहुंच सकता है। तो ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मीनिंग। अब हम चलते हैं वापस से हार्म के ऊपर कि हार्म का मतलब क्या बनेगा। देखिए, हार्म इन रिलेशन टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंक्लूड्स, सीधा इंक्लूड्स की बात कर रहे हैं कि हार्म में क्या क्या आएगा। डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन प्रोडक्ट इटसेल्फ। जिस प्रोडक्ट को हमने परचेज किया, चाहे वो गुड है चाहे वो सर्विस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से कंज्यूमर की प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ या किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, किसकी वजह से? प्रोडक्ट की वजह से। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैं एक नया मोबाइल फोन लेकर के आया मार्केट से, ठीक है, और उस मोबाइल फोन को मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है वायर के थ्रू, यूएसबी केबल के थ्रू मैंने मोबाइल फोन को लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है और मैं नया मोबाइल फोन लेकर के आया हूँ। और उस मोबाइल फोन में क्या है? कोई डिफेक्ट है जो मुझसे छुपाया गया, सेलर ने मुझे बताया नहीं। अब उस डिफेक्टिव मोबाइल फोन की वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो ये कवर होगा फर्स्ट पॉइंट में, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचना। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। तो जब भी किसी प्रोडक्ट की वजह से किसी दूसरी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, वो हार्म में काउंट किया जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ। कोई एक ए नाम का पर्सन है, मान लो उसने मोबाइल फोन परचेज किया और मोबाइल पे बात करते करते मोबाइल मान लो कि ब्लास्ट हो गया और थोड़ी इंजरी हो गई उस ए नाम के पर्सन को, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? उस मोबाइल फोन में कुछ डैमेज था या उस मोबाइल फोन में कुछ डिफेक्ट था जो सेलर ने बताया नहीं। तो अगर किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, यूज करने से अगर पर्सनल इंजरी होती है, इलनेस कोई बीमारी होती है या फिर डेथ होती है, जिसने भी यूज किया उस प्रोडक्ट को, उस डिफेक्टिव गुड्स को या उस डेफिशिएंसी वाली सर्विस को, तो उसको भी हम हार्म में काउंट करेंगे। थर्ड लिखा हुआ उसके बाद हमारे पास मेंटल एगोनी और इमोशनल डिस्ट्रेस अटेंडेंट टू पर्सनल इंजरी और इलनेस और डैमेज टू प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं,
ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इसकी वजह से, डिफेक्टिव गुड्स को इस्तेमाल करने की वजह से, किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से उस पर्सन की क्या हुई, प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो गई, या फिर डिफेक्टिव गुड्स को यूज करने से पर्सन को इंजरी हुई है या इलनेस हुई है, बीमार हो गया, इनकी वजह से उस पर्सन को मेंटली डिस्ट्रेस हुआ। मेंटल एगोनी मतलब माइंड में उसके टेंशन हो गई, डिप्रेशन में चला गया बंदा, तो ये चीज भी हार्म में कवर की जाएगी। ठीक है, देखो दोबारा समझो, दोबारा पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। हार्म का मतलब क्या है? हार्म का मतलब ये बोल रहा है किसी प्रोडक्ट को यूज करने से क्या हुआ, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, हार्म में काउंट किया जाएगा। प्रोडक्ट को यूज करने से पर्सनल बॉडी को नुकसान पहुंचा या फिर इलनेस हो गई या डेथ हो गई, हार्म में काउंट किया जाएगा। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से या तो प्रॉपर्टी डैमेज हुई या फिर हेल्थ खराब हो गई, ठीक है, इलनेस हो गई, जिसकी वजह से माइंड में भी टेंशन हो गई, माइंड में स्ट्रेस हो गया, तो ये चीज भी हार्म में काउंट की जाएगी। और फोर्थ लिखा हुआ है एनी लॉस ऑफ कंसोर्टियम, मतलब लव अफेक्शन वगैरह, ठीक है, या फिर कंफर्ट, इन सब का नुकसान हो रहा है प्रोडक्ट की वजह से, तो वो चीज भी हार्म में काउंट की जाएगी। तो हार्म में काउंट क्या क्या होगा वो हमने देख लिया, अब काउंट क्या नहीं होगा वो भी देख लो। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी हार्म कोज्ड टू अ प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया मार्केट से, अगर उसी को नुकसान पहुंचता है, अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मैंने मार्केट से एक नया मोबाइल फोन परचेज किया, उस मोबाइल को मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मोबाइल फट गया, ब्लास्ट हो गया, और उसकी वजह से लैपटॉप भी खराब हो गया, तो जो प्रोडक्ट है मेरा वो क्या था, मोबाइल था, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ खराब हो रहा है तो वो हार्म में काउंट नहीं किया जाएगा। प्रोडक्ट की वजह से हेल्थ इशू हो रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी अदर प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, वही चीज हार्म में काउंट की जाएगी। या कंसोर्टियम का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लव अफेक्शन वगैरह, कंफर्ट हुआ, ठीक है, इन सब चीजों को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने गुड्स भी परचेज किए मार्केट से और वो गुड्स हमारे लिए कंफर्टेबल भी नहीं है, पैसे भी खर्च कर दिए और सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, तो वो भी हार्म में काउंट किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है और एनी डैमेज टू प्रॉपर्टी और ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशंस और एनी कमर्शियल और इकोनॉमिक लॉस इंक्लूडिंग एनी डायरेक्ट इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस रिलेटिंग देयर टू, या फिर बोल रहा है कि हार्म में काउंट क्या नहीं किया जाएगा, जिस पर्सन ने प्रोडक्ट परचेज किए थे उसी ने क्या कर दिया, कुछ कंडीशंस का ब्रीच कर दिया, जो कंडीशंस, जो प्रिकॉशन सेलर ने बोले थे यूज करने के लिए, ठीक है, उनका, अब मान लो कि किसी पर्सन ने क्या किया, कोई डेंजरस गुड्स परचेज किए मार्केट से, ठीक है, कोई केमिकल वगैरह परचेज कर लिया या क्रैकर्स परचेज कर लिए मार्केट से, और सेलर ने बताया था कि इनको, इन क्रैकर्स को बच्चों से दूर रखना, ठीक है, इनमें ब्लास्ट ज्यादा होता है, कुछ भी केस है एक्स वाई जेड, और हमने उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, उन बातों को ध्यान में नहीं रखा, और ध्यान में नहीं रखने की वजह से हार्म हो गया, तो वो हार्म काउंट नहीं होगा। ध्यान में नहीं रखने की वजह से कुछ डैमेज हो गया तो वो डैमेज हार्म में काउंट नहीं होगा। तो हार्म में क्या नहीं आएगा, प्रोडक्ट जो हमने परचेज किया, अगर वो प्रोडक्ट खुद डैमेज हो जाता है वो हार्म में काउंट नहीं होगा। दूसरा, प्रोडक्ट परचेज कर लिया आपने, पर साथ में सेलर ने कुछ कंडीशंस इंपोज की थी या सर्विस प्रोवाइडर ने कुछ कंडीशंस इंपोज की थी, और उनका ध्यान किनको रखना था, बायर को या सर्विस रिसिपिएंट को, और ध्यान नहीं रखा, कुछ डैमेज हो गया, तो वो चीज भी हार्म में काउंट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ इंजरी के ऊपर, कि इंजरी का मतलब क्या होता है। इंजरी मीन्स एनी हार्म, कोई भी नुकसान, वट एवर इलीगली कोज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड और प्रॉपर्टी। ये कह रहा है किसी भी प्रोडक्ट की वजह से किसी पर्सन को कोई नुकसान होता है, नुकसान कैसा, या तो बॉडी पे नुकसान हुआ है, माइंड पे नुकसान हुआ है, या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो ये सब चीज इंजरी में काउंट की जाएगी। नेक्स्ट आओ, मैन्युफैक्चरर कौन है। मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन, ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स बना के बेच रहा है, ठीक है, गुड्स बना रहा है, ऐसा पर्सन जो गुड्स बना रहा है उसे हम मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। सेकंड में लिखा हुआ है ऐसा पर्सन जो गुड्स के
फिनिश गुड्स के बने बनाए पार्ट्स परचेज करता है, उनको असेंबल करता है, जोड़ता है, उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरर। तीसरा केस लिखा हुआ है ऐसा पर्सन जो बना बनाया कंप्लीटली फिनिश गुड्स परचेज करता है, उस पर अपना ब्रांड, अपना लोगो लगाता है और फिर सेल करता है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक मिस्टर एक्स नाम का पर्सन है, उसका कार्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मिस्टर ए जो है वो क्या करता है, कार्स बना के बेचता है, कार। तो कार के जितने भी पार्ट है मिस्टर ए की फैक्ट्री में बनते हैं और सारे पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो ए बन गया क्या, मैन्युफैक्चरर। सेकंड केस, मिस्टर ए क्या करता है, कार के जो पार्ट्स हैं, बने बनाए पार्ट्स परचेज करता है और उनको जोड़ के कार अपनी फैक्ट्री में तैयार करता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा था, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था पार्ट्स भी मिस्टर ए की फैक्ट्री में बन रहे हैं और कार भी मिस्टर ए की फैक्ट्री में तैयार हो रही है। सेकंड वाले केस में जो कार के पार्ट्स हैं वो बने बनाए परचेज किए जा रहे हैं मिस्टर ए के थ्रू और उनको असेंबल किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और कार बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरर बनेगा मिस्टर ए। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए बनी बनाई कार परचेज करता है, उस पर अपना ट्रेडमार्क, अपना लोगो जो भी है, अपना ब्रांड नेम यूज करता है, ठीक है, फिक्स करता है और फिर सेल करता है, तो उस केस में भी मिस्टर ए क्या माना जाएगा, मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ मीडिएशन के ऊपर। मीडिएशन का मतलब क्या होगा, ये कह रहे हैं कि मीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू मीडिएटर क्या करेगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स सोल्व करेगा। मीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू मीडिएटर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सोल्व करेगा। नेक्स्ट आओ, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ऐसी एडवर्टीजमेंट जो गुमराह करती है पब्लिक को, गुमराह करने वाली एडवर्टीजमेंट का मीनिंग पढ़ना है आपको। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट or service means an advertisement which falsely describes such product or service। ये कह रहा है कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू आप किसी गुड के बारे में गलत जानकारी दे रहे हो, गुड कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हो एडवर्टीजमेंट में, या किसी सर्विस के बारे में गलत जानकारी दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। सेकंड लिखा हुआ है गिव्स अ फॉल्स गारंटी to or is likely to mislead the consumers as to the nature, substance, quantity, quality of the product or service। ये कह रहा है कि ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज हुए हैं उनके बारे में, इनमें से किसी के भी बारे में गलत जानकारी दे रहे हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। थर्ड लिखा हुआ है कन्वेज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन विच इफ मेड बाय द मैन्युफैक्चरर और सेलर और सर्विस प्रोवाइडर देयर ऑफ वुड कंस्टिट्यूट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते हो, ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू परफॉर्म कर रहे हो, और अगर वही एक्टिविटी किसी पर्सन ने परफॉर्म की होती, कौन से पर्सन ने, मैन्युफैक्चरर ने, सेलर ने गुड्स के केस में, सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस के केस में, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं। देखो दोबारा समझो, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ऐसी कोई एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरर परफॉर्म कर रहा है, सेलर परफॉर्म कर रहा है या सर्विस प्रोवाइडर परफॉर्म कर रहा है, और वो जो एक्टिविटी है वो किस में कवर हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर हो रही है। ठीक है, और उसी एक्टिविटी को हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट को भी क्या बोला जाएगा, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब आओ पॉइंट नंबर 4 पे। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझ के, कंसील मतलब छुपाना, जानबूझ के आप किसी गुड के बारे में या किसी सर्विस के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हाइड कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो उस एडवर्टीजमेंट को क्या बोलेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होती है उसको समझ लिया। अब इसमें एक टर्म आई थी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसकी डेफिनेशन दे रखी हमको, आगे वहां पे पढ़ेंगे इसका मीनिंग। चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है पर्सन। पर्सन में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, एचयूएफ कवर है, एओपी, बीओवाई, कंपनी, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन
ये सभी लोग पर्सन में कवर होंगे। नेक्स्ट आ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मीन्स एनी आर्टिकल और गुड और सब्सटेंस और रॉ मटेरियल। ये कह रहा है कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा गुड जो फिनिश्ड फॉर्म में है, या फिर रॉ मटेरियल, ये भी किस में कवर होगा? प्रोडक्ट के अंदर कवर होगा। जिस जो कौन सी फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, मतलब गैस की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या सॉलिड फॉर्म में है। इन तीनों में से किसी भी स्टेट में है, किसी भी फॉर्म के अंदर है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, सब क्या माने जाएंगे? प्रोडक्ट की डेफिनेशन में कवर किए जाएंगे। possessing intrinsic value, intrinsic value मतलब real value, which is capable of delivery either as wholly assembled or as a component part and is produced for introduction to trade or commerce। और जो प्रोडक्ट है, चाहे वो गैस की फॉर्म में है, चाहे लिक्विड की फॉर्म में है, चाहे सॉलिड फॉर्म में है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे फिनिश गुड्स हैं, और वो इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? ट्रेड और कॉमर्स के लिए, मतलब बाइंग सेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस चीज को, उस थिंग को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। अब कह रहे हैं इसमें क्या क्या नहीं आएगा? ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गन्स। ये चार चीजें जो ह्यूमन बॉडी में इन्वॉल्व रहती है, प्रेजेंट रहती है, इनको हम प्रोडक्ट की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, हमको टर्म दे रखी है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। हाँ जी, देखिए, नेक्स्ट टर्म दे रखी है हमको प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम चलते हैं इससे अगली टर्म पे, दैट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन मीन्स अ कंप्लेंट, मतलब एक शिकायत जो फाइल की है किसी पर्सन ने, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, या फिर नेशनल कमीशन में। क्यों शिकायत फाइल की है? क्योंकि उस पर्सन ने क्या किया था? या तो गुड्स का इस्तेमाल किया था, या सर्विस का यूज़ किया था, मतलब जो गुड्स थे वो डैमेज थे, डिफेक्टिव थे, या सर्विस थी उनमें डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से उस पर्सन को क्या हुआ है? हार्म पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है। तो उस नुकसान के क्लेम के लिए शिकायत की गई है। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का मतलब क्या बना? एक ऐसी कंप्लेंट जो किसी पर्सन ने फाइल की है क्योंकि उस पर्सन को क्या हुआ है? हार्म पहुंचा है। और शिकायत कहाँ फाइल की गई है? या तो डीसी में, या एससी में, या फिर एनसी में। और शिकायत फाइल करने के पीछे पर्पस क्या है हमारा? कंपनसेशन क्लेम करने का। नेक्स्ट आ जाओ टर्म पे, प्रोडक्ट सेलर। प्रोडक्ट सेलर इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट मीन्स अ पर्सन who in the course of business imports, sells, distributes, leases, installs, repairs, packages, labels, markets, repairs, maintains, or otherwise is involved in placing such product for commercial purpose and includes। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट सेलर का मतलब क्या बनेगा? एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर गुड्स को, प्रोडक्ट्स को क्या करता है? इंपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। ठीक है, रिपेयर कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। इनमें से कैसी भी एक्टिविटी एक पर्सन परफॉर्म कर रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे प्रोडक्ट सेलर। साथ ही साथ इसमें और कौन कौन ऐड किए जाएंगे? एंड इंक्लूड्स अ मैन्युफैक्चरर हु इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट सेलर। ये कह रहे हैं एक ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चरर भी है और मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरर क्या माना जाएगा? प्रोडक्ट सेलर भी माना जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है और अ सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा पर्सन जो सर्विस दे रहा है वो प्रोडक्ट सेलर है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि कौन कौन शामिल नहीं है इसके अंदर, प्रोडक्ट सेलर के अंदर। अ सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस सच पर्सन इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस और इन कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स और फ्लैट्स। ये कह रहा है कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करता है और ये उसका रेकरिंग एक्टिविटी नहीं है, ये काम वो बंदा, वो पर्सन रोज रोज नहीं करता। एक ऐसा पर्सन जिसने क्या किया? अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया, जैसे फ्लैट, बिल्डिंग वगैरह, या प्लॉट वगैरह, या हाउस वगैरह सेल किया, और उसने जो ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, इस एक्टिविटी को वो रेगुलर बेस पे रिपीटेड फॉर्म में परफॉर्म नहीं करता, कभी कभार होता है ऐसा, तो उसको हम प्रोडक्ट सेलर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। पर एक ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस ही क्या है? फ्लैट्स वगैरह सेल करना बना करके,
या बिल्डिंग सेल करना, प्लॉट सेल करना, हाउस वगैरह सेल करना, उसका बिजनेस इस चीज का है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, फिर वो प्रोडक्ट सेलर माना जाएगा। उसके बाद बी में लिखा हुआ है अ प्रोवाइडर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज in any transaction in which the sale or use of product is only incidental thereto, but furnishing of opinion, skill or services being the essence of its transaction। अब देखो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई स्टूडियो वाला है, कैमरा वाला, ठीक है। अब स्टूडियो वाला है, जैसे कि शादी के अंदर या फंक्शन के अंदर, कोई भी फंक्शन है उसमें हमने स्टूडियो बुक कर रखा है, ठीक है। तो वो स्टूडियो वाला क्या करेगा, हमारे फंक्शन में आएगा, फोटो वगैरह क्लिक करेगा और बाद में उसका एल्बम वगैरह बना करके या वीडियो बनाएगा तो वीडियो हमको देगा और उसके बदले में कंसिडरेशन चार्ज करेगा, फी चार्ज करेगा हमसे। तो उस पर्सन की, जो स्टूडियो वाला जो है, उसकी उसका मेन काम क्या है, प्रोफेशनल सर्विस देना। उसका मेन काम क्या है सर, प्रोफेशनल सर्विस देना। वो फोटो शूट कर रहा है, वीडियोस बना रहा है और फिर बाद में हमको वो एल्बम के फॉर्म में या वीडियो को पेन ड्राइव वगैरह में डाल के हमको देगा और हमसे अपनी फी चार्ज कर लेगा। अब हुआ क्या, उस स्टूडियो वाले ने, मान लो एक शादी का फंक्शन था, ठीक है, उसका असाइनमेंट उस स्टूडियो वाले के पास था। मान लो उस स्टूडियो वाले का नेम ए है, ठीक है। कोई शादी थी, उसमें ए को हायर किया हुआ था फोटो शूट के लिए और वीडियो के लिए, ठीक है। शादी हो गई, उसके बाद ए ने क्या किया, एल्बम रेडी कर दिया फोटोज का और वीडियो की, वीडियो बना के उसमें जो एडिटिंग करनी थी सब कुछ करके पेन ड्राइव, नई पेन ड्राइव में डाल के दे दी वीडियो जो है। अब पेन ड्राइव नई किसने दी है, मिस्टर ए ने, जो स्टूडियो वाला है उसने खुद ने पेन ड्राइव दी है, नई पेन ड्राइव दी है, उस पेन ड्राइव में वीडियोस और फोटोज डाल के दी है। अब वो जो ए है, जिसका स्टूडियो है, उसका मेन काम पेन ड्राइव सेल करना है या फोटोशूट वगैरह करना या वीडियोस बनाना है। स्टूडियो वाला है तो जाहिर सी बात है उसका मेन काम क्या है सर, फोटोशूट और वीडियो वगैरह बनाना, शादी शादी के अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। और हमने भी उसको हायर क्यों किया हुआ था, फोटोशूट के लिए हायर किया हुआ था या वीडियो के लिए हायर किया हुआ था। अब हुआ क्या कि जिस पर्सन ने हायर किया हुआ था, जिनके यहाँ पे शादी थी, उन्होंने वो पेन ड्राइव ले ली उस मिस्टर ए से, और पेन ड्राइव जब वो चला के देख रहे हैं वो चल नहीं रही, जो पेन ड्राइव वो चला के देख रहे हैं वो पेन ड्राइव चल नहीं रही। अब क्या यहाँ पे जो ए था, वीडियो शूट करने वाला था, क्या वो पेन ड्राइव बेच रहा है, नहीं सर, वो तो अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। प्रोफेशनल सर्विस के साथ साथ उसने इंसिडेंटल सप्लीमेंट्री फॉर्म में कोई गुड भी सेल किया है। गुड कौन सा, पेन ड्राइव की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो है और जो फोटोज हैं वो सारी की सारी उस पेन ड्राइव के अंदर है, पर पेन ड्राइव बेचना उस मिस्टर ए का मेन काम नहीं है। उसका मेन काम क्या है, प्रोफेशनल सर्विस देना है। और उस पेन ड्राइव में कुछ भी डिफेक्ट वगैरह निकलता है तो उस केस में पेन ड्राइव के लिए मिस्टर ए लाइबल नहीं होगा। मतलब अगर मिस्टर ए ने पेन ड्राइव बेची है, जिनके यहाँ पे शादी थी उनको पेन ड्राइव में डाल के, पेन ड्राइव तो नहीं बेची उसने, उसने सिंपल सा किया क्या है, उसने तो वीडियो वगैरह जो शूट की थी, फोटोज जो क्लिक की थी, उनको पेन ड्राइव के अंदर डाल के दिया है। तो पेन ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए प्रोडक्ट सेलर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, प्रोफेशनल सर्विस देना है। ये लिखा हुआ है बी के अंदर। तो कोई ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है और प्रोफेशनल सर्विस देने के दौरान सप्लीमेंट फॉर्म में, इंसिडेंटल फॉर्म में किसी प्रोडक्ट को दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो फिर उस केस में वो जो मिस्टर ए है, जिसका मेन काम प्रोफेशनल सर्विस देना है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, पेन ड्राइव सेल कर रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी के अंदर। सी में आ जाओ, अ पर्सन हु एक्ट्स ओनली इन ए फाइनेंशियल कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ये कह रहा है ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, कब, अगर हम कोई गुड्स की सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे। देखिए कैसे बात कर रहा है। अब मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन लेकर के एक कार परचेज कर ली, ठीक है, या मैंने बैंक के थ्रू ईएमआई बनवा करके एक कार परचेज की। तो क्या वो जो कार है मुझे बैंक ने सेल की है, नहीं सर, कार तो शोरूम से परचेज की है मैंने और ईएमआई बन गई उसकी बैंक के थ्रू, ठीक है। तो मेरी फाइनेंशियल हेल्प किसने की, बैंक ने की। तो यहाँ पे बैंक क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट सेलर नहीं माना जाएगा। तो जो पर्सन
फाइनेंशियल कैपेसिटी में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। कब? अगर हम कोई और गुड किसी और पर्सन से परचेज कर रहे हैं, उस टाइम पे हम कोई सर्विस किसी और पर्सन से ले रहे हैं, उस टाइम पे कोई तीसरा बंदा हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, तो फाइनेंशियल हेल्प करने वाला बंदा प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। ये लिखा हुआ है। फिर सी का सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, अ पर्सन हु इज नॉट मैन्युफैक्चरर। ये कह रहा है ऐसा पर्सन जो ना तो मैन्युफैक्चरर है, ना होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना रिटेलर है, ना डायरेक्ट सेलर है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी इसमें कवर नहीं होगा। अब कौन बच गया? जैसे रीसेलर। जैसे मान लो मैंने कार परचेज की, ठीक है, और वो कार मैंने कुछ टाइम तक चलाई, यूज किया उसका मैंने, उसके बाद मैंने उसको रीसेल कर दिया, तो मैं रीसेल कर रहा हूँ उस चीज को, तो उस केस में मैं प्रोडक्ट सेलर नहीं माना जाऊंगा। ये लिखा हुआ है। फिर थर्ड में लिखा हुआ है, सी का थर्ड बोल रहा है, अ पर्सन हु लीजेस अ प्रोडक्ट विदाउट हैविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट एंड डिस्कवर डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट। ये कह रहा है ऐसा पर्सन जिसने क्या किया, कोई प्रोडक्ट लीज पे दिया। मान लो मिस्टर ए नाम का पर्सन है, उसने क्या किया, मुझे कोई प्रोडक्ट लीज पे दिया, ठीक है, और उस केस में वो जो मिस्टर ए है, उसको ना तो उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने का राइट है, और ना ही डिफेक्ट फाइंड करने का राइट है। इसको मिस्टर ए को, जो बंदा मुझे प्रोडक्ट लीज पे दे रहा है, उसको ना तो उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन करने का राइट है, और ना ही उसमें कोई डिफेक्ट फाइंड करने का राइट है। अंडर अ लीज एग्रीमेंट इन विच द सिलेक्शन, possession, maintenance and operation of product are controlled by a person other than lessor। तो कह रहा है कि जो पर्सन, जो मिस्टर ए मुझे प्रोडक्ट लीज पे दे रहा है, उसके पास ना तो इंस्पेक्शन का राइट है, ना डिफेक्ट फाइंड करने का राइट है, ना ही सिलेक्शन का राइट है, ना ही मेंटेनेंस का राइट है। ये सब राइट किसके पास है? मान लो मिस्टर बी के पास है। मतलब मिस्टर बी के बिहाफ पे मिस्टर ए ने मुझे कोई प्रोडक्ट लीज पे दिया, ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल ओनर कौन है? मिस्टर बी है, और मिस्टर बी की जगह वो प्रोडक्ट मुझे लीज पे कौन दे रहा है? मिस्टर ए दे रहा है। तो मिस्टर ए क्या नहीं माना जाएगा? प्रोडक्ट सेलर नहीं माना जाएगा, मिस्टर बी ही माना जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है सी के थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाओ। प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर इन रिलेशन टू प्रोडक्ट मींस अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एनी सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो कह रहा है ऐसा पर्सन जो गुड्स बेचने के बजाय कोई सर्विस दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट टर्म पे आओ, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मींस अ ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब ट्रेडिंग करने की, बिजनेस करने की ऐसी एक्टिविटी। प्रैक्टिस का मतलब एक्टिविटी, ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना। ये कह रहा है कि बिजनेस करने की ऐसी एक्टिविटी विच टेंड टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी। ये कह रहा है कि बिजनेस करने की ऐसी प्रैक्टिस जिससे या तो आप प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, या फिर जिन गुड्स को डिलीवर करना था और जिन कंडीशंस पे डिलीवर करना था, उनकी डिलीवरी के जो कंडीशंस हैं उनमें आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उनमें मैनिपुलेशन कर रहे हो। और टू अफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट रिगार्डिंग टू गुड्स और सर्विस इन सच अ मैनर टू इम्पोज ऑन द कंज्यूमर्स अनजस्टिफाइड कॉस्ट और रिस्ट्रिक्शन एंड शेल इंक्लूड। या फिर आप किसी गुड की या सर्विस की जो सप्लाई है उसको अफेक्ट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, ताकि जब मार्केट में रेट बढ़ेंगे तब आप सप्लाई इंक्रीज करोगे। मतलब जानबूझ के आप सप्लाई रोक रहे हो गुड्स की मार्केट के अंदर, ताकि जब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, उस टाइम पे हम महंगे रेट में गुड्स को सप्लाई करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज किस में कवर होंगी? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में कवर होंगी। ये तो मीनिंग में कवर हो गया, एंड शैल इंक्लूड। अब कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में और क्या क्या आएगा, देखिए दोबारा पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मीनिंग क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है ऐसी प्रैक्टिस ट्रेडिंग करने की, बिजनेस करने की, जिससे आप क्या कर रहे हो? प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, दूसरा डिलीवरी की कंडीशंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, या फिर सप्लाई को मैनिपुलेट कर रहे हो, सप्लाई होल्ड कर रहे हो गुड्स की, ताकि जब मार्केट में रेट बढ़ेंगे उस टाइम पे आप सप्लाई इंक्रीज करोगे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। ये तो मीनिंग में कवर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें और कौन कौन सी एक्टिविटी आएंगी? डिले बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड टू बाय a trader in supply of such goods or in providing the services which had or is likely to lead to rise in price। ये कह रहा है कि जानबूझ के डिले करना, गुड्स के डिलीवरी या गुड्स को सेल नहीं कर रहे, जानबूझ के आप विद होल्ड कर रहे हो। क्यों?
क्योंकि जब मार्केट में फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे उस टाइम पे आप सेल करना चाहते हो। तो ऐसी एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में कवर की जाएगी। Any trade practice which requires a consumer to buy, hire or avail of any goods or, as the case may be, services as condition precedent for buying, hiring or availing of other goods or services। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप किसी कस्टमर को गुड्स बेच रहे हो। मान लो कि मेरे पास कोई पर्सन आया गुड्स परचेज करने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर एक कंडीशन इम्पोज कर रहा हूँ। कंडीशन क्या इम्पोज कर रहा हूँ, जो गुड़ उसे परचेज करना है उसे मैं बोल रहा हूँ कि वो गुड़ परचेज करने से पहले उसे कोई अदर गुड़ परचेज करना पड़ेगा। मतलब मान लो मेरे पास मिस्टर ए कुछ गुड्स परचेज करने के लिए आया, ठीक है। मान लो कि मिस्टर ए है, वो मेरे शोरूम पे आया शर्ट परचेज करने के लिए, ठीक है। मेरे शोरूम में मान लो शर्ट्स है, जीन्स है और शूज है। तो मिस्टर ए मेरे पास शर्ट परचेज करने के लिए आया। मैं मिस्टर ए को क्या बोल रहा हूँ, अगर तुझे हमारे शोरूम से शर्ट लेनी है तो पहले तुझे हमारे शोरूम से शूज़ परचेज करने पड़ेंगे। और जबकि मिस्टर ए का शूज़ परचेज करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिस्टर ए को बाउंड कर रहा हूँ, उस पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि जो गुड उसे परचेज करने हैं उससे पहले उसे कोई अनदर गुड मुझसे परचेज करने पड़ेंगे, तभी मैं उसको वो गुड दूंगा जो उसको परचेज करने हैं मुझसे। तो ये सब एक्टिविटीज जो बिजनेस के अंदर परफॉर्म की जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं सर, इनको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा और कोई भी डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।